ब्लड कैंसर में एक डोनर की आवश्यकता आती है क्योंकि आपकी बोन मैरो डिफेक्टिव है, तो आपको एक हेल्दी बोन मैरो चाहिए। तो जो बेस्ट डोनर है वो भाई या बहन है। लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि फादर मदर फुल मैच क्यों नहीं है, तो उसका सिंपल सा जवाब ये होता है कि आधी जीन्स किसी बच्चे में फादर से आती है, आधी जीन्स मदर से आती है। और तो जैसे हमने बात की कैंसर के, तो आप जैसे इलाज की आपने कहा कि एक फिर नया तरह का कोई इलाज आया है जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो उसके बारे में भी एक बार थोड़ा। देखिए, साइंस बहुत तेज़ी से, आपने बताया कि बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, बट उसी रफ्तार से जो हमारा साइंस है, मेडिकल एडवांसेस हैं, वो भी हो रहे हैं। और यही ब्लड कैंसर्स में भी रिफ्लेक्ट होता है। रादर मैं कहूँगा ब्लड कैंसर एक तरह से एक रिवोल्यूशन है बाकी सारे कैंसर्स में। जो ट्रीटमेंट फॉर ब्लड कैंसर्स है, जो कन्वेंशनल कीमोथेरेपी थी, वो भी एक तरह से रिवोल्यूशन है, बिकॉज जो सक्सेस रेट पिछले 30-40 साल पहले जो सक्सेस रेट 10% 20% हुआ करता था, वो आजकल मैंने जैसा आपको थोड़े समय पहले बताया कि अगर हम डिसिप्लिन तरह से ट्रीटमेंट करें कन्वेंशनल कीमोथेरेपी से भी, तो 90% बच्चे, 80% 90% बच्चे हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। बट जो 10-20% बच्चे बचते हैं जिनको अनफॉर्चुनेटली जो इनिशियल ट्रीटमेंट है उससे रिस्पॉन्स नहीं आता, उनका हम क्या कर सकते हैं? तो इन बच्चों को हम थोड़ा सा और ट्रीटमेंट इंटेंसिटी बढ़ा के और उनकी बीमारी को कंट्रोल में लाके उनको हम ट्रांसप्लांट के लिए ले जाते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो कि अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण जिसको हम बोलते हैं। और इसका मकसद ये होता है कि जो शरीर का एक डिफेक्टिव अस्थि मज्जा, एक ऑर्गन डिफेक्टिव है, जैसे आप लिवर ट्रांसप्लांट हम किसी का करते हैं, अगर किसी का लिवर परमानेंटली ख़राब हो जाता है बियॉन्ड रिपेयर, तो उसका हम लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं। इसी तरह से इन बच्चों का हम इस अंदाजे से कि डिज़ीज़ ल्यूकीमिया के कारण इनका बोन मैरो काफ़ी ख़राब हो चुका है, बार बार रिस्क आने का, ल्यूकीमिया आने का रिस्क है, इसलिए अगर हम बोन मैरो को ही रिप्लेस कर दें तो हम बीमारी को कंट्रोल कर पाएंगे। और यही औचित्य रहता है, यही उद्देश्य रहता है अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण का इन बच्चों में। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांसमेंट है ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया के लिए। इसके अलावा कुछ और बहुत ही अच्छी दवाइयाँ आई हैं जिसको हम इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं, है ना। जैसे अभी थोड़े समय पहले हमने जिक्र किया कीमोथेरेपी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस का, एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, उनको अवॉइड करने के लिए कुछ टारगेटेड थेरेपी होती है जो कि स्पेसिफिकली कीमोथेरेपी हार्मफुल ये जो कैंसर सेल्स हैं उसके अलावा कुछ नॉर्मल टिश्यू को भी इफेक्ट करता है, बट जो टारगेटेड थेरेपी है वो सिर्फ टारगेट करता है कैंसर सेल को। सो ऑब्वियसली जो बाकी के शरीर को उससे नुकसान है वो काफ़ी कम होता है। और इन टारगेटेड थेरेपी आने के कारण जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो काफ़ी कम हो गए और सक्सेस रेट भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो जैसे आपने बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में बताया, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट में डोनर्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लोगों में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो कौन एग्जैक्टली है जो ये डोनर बन सकते हैं, उसके बारे में एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। दो तरह के ट्रांसप्लांट कोई एक ट्रांसप्लांट फिजिशियन करता है, जैसे हम लोग हैं। एक ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट होता है, एक एलोजेनिक। ऑटोलोगस मतलब अपने ही स्टेम सेल्स को यूज़ करना, जो ब्लड कैंसर में नहीं करा जाता। ब्लड कैंसर में एक डोनर की आवश्यकता आती है क्योंकि आपकी बोन मैरो डिफेक्टिव है, तो आपको एक हेल्दी बोन मैरो चाहिए। तो जो बेस्ट डोनर है वो भाई या बहन है। भाई या बहन से मैचिंग होना, जेनेटिक लेवल में मैचिंग होना 25 से 30% संभावना है। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर 100 लोगों को ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है और उनके भाई बहन है, तो 25 से 30 लोगों को भाई बहन से डोनर मिल जाएगा, 70 से 75 को नहीं मिलेगा। तो जिनको डोनर नहीं मिलेगा या जिनका एक ही बच्चा है, उनको अनरिलेटेड डोनर सर्च करी जा सकती है उनके लिए। तो इंडिया में चेन्नई में एक रजिस्ट्री है जिसका नाम है दात्री, और वर्ल्ड वाइड रजिस्ट्रीज हैं जहाँ से आपके जेनेटिकली मैचिंग डोनर मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है बट मिल सकते हैं। इसके अलावा आजकल हम लोग हाफ मैच ट्रांसप्लांट्स, मतलब फादर या मदर को डोनर लेके भी ट्रांसप्लांट्स कर रहे हैं। लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि फादर मदर फुल मैच क्यों नहीं है, तो उसका सिंपल सा जवाब ये होता है कि आधी जीन्स किसी बच्चे में फादर से आती है, आधी जीन्स मदर से आती हैं। और अगर माता पिता ज़्यादातर शादियों में सेम परिवार से नहीं होते, कंसैंग्यूनियस मैरिजेस नहीं होती, तो उसमें फादर मदर का फुल मैच होना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। बट हाँ, अगर किसी का घर में फुल मैच डोनर नहीं है तो अनरिलेटेड डोनर सर्च के माध्यम से डोनर मिल सकता है, या फादर या मदर, या फिर अगर एल्डरली पेशेंट है तो उनमें बच्चा, बेटा या बेटी को
डोनर लेके हाफ मैच ट्रांसप्लांट भी करा जा सकता है। ओके, तो आपने जैसे डोनर का मेंशन किया, तो क्या जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट मतलब जो डोनर है उसको कुछ डोनर को प्रैक्टिकली कोई रिस्क नहीं है। आज के टाइम में ज़्यादातर सेंटर्स में ब्लड से ही स्टेम सेल्स निकाल लेते हैं। काफ़ी सेफ तरीका है। ब्लड बैंक में डोनर जाता है, खाता पीता रहता है, होश में होता है, कोई सिडेशन नहीं दी जाती। एक सिंपल सेंटर लाइन डाल के उसके 4 से 6 घंटे में स्टेम सेल्स निकाल के और उसी दिन पेशेंट को चढ़ाई दी जाती है। ओके, तो क्या हम भी डोनेट कर सकते हैं? जैसे ब्लड डोनेशन तो हम लोग करते हैं, तो क्या बोन मैरो भी हम लोग? उसके लिए आपको एक रजिस्ट्री में एनरोल्ड होना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी बात करी, इंडिया में जो सबसे बड़ी रजिस्ट्री है वो चेन्नई में है, उसका नाम है दात्री। आप में से कोई भी गूगल पे जाकर आप इंटरनेट के माध्यम से दात्री को सर्च करके उनको आप अप्रोच कर सकते हैं और आप एक डोनर बन सकते हैं और किसी की जान बचा सकते हैं। ओके, तो हमने एक थेरेपी की भी हम बात कर रहे थे, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के अलावा जो फ्यूचरिस्टिक्स और थेरेपी हो सकती है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो रही है, तो उसके बारे में डॉक्टर आप एक बार बताइए। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी ट्रीटमेंट में डिस्कस कर चुके, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट। सो इन तीनों के चलते ऑलमोस्ट आई वुड से 95% बच्चे जो हैं वो हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली 5-7% बच्चे ऐसे भी बचते हैं जो इनमें से किसी भी मोडालिटी को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। और ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें कि एक नया ट्रीटमेंट आया है जिसको कि हम काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी बोलते हैं, कार टी सेल थेरेपी बोलते हैं। ये जो डेवलपमेंट है ये पिछले करीब 1 दशक का ही है। सो रिसेंट एडवांसेस हैं। कार टी सेल अगर मैं आपको बहुत सिंपलिस्टिक वे में बताऊं तो हमारे शरीर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफेंस है वो होते हैं टी सेल्स। बट कैंसर इसलिए पनपता है, किसी में भी एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो टी सेल्स हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं किसी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करके किल करने के लिए, किसी वायरस को आइडेंटिफाई करके किल करने के लिए, इसी तरह से जो कैंसर पनपता है, जो सेल्स ऐसे म्यूटेट होकर कैंसर प्रीडिस्पोजिशन रखते हैं उनको भी आइडेंटिफाई करके उसको ख़त्म कर देते हैं। बट अगर किसी तरह से जो आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म है ये ख़त्म हो जाता है तो टी सेल्स इन कैंसरस सेल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और कैंसर पनप जाता है। तो जो कार टी सेल एक थेरेपी है, इसमें उद्देश्य ये रहता है कि उन टी सेल्स को हम वापस निकाल के उनको जेनेटिकली थोड़ा सा एडिट करके और उनको केपेबल बनाना कि वो दोबारा से कैंसर को आइडेंटिफाई कर सकें, भले वो ब्लड कैंसर है या सॉलिड कैंसर है जैसे रीनल कैंसर है, उसको वापस से आइडेंटिफाई करके और उसको किल कर सकें। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट थेरेपी है बिकॉज ये फिजियोलॉजिकल है ना। हम पेशेंट के अपने टी सेल्स को ही एजुकेट कर रहे हैं वापस से कैंसर को आइडेंटिफाई करके और किल करने के लिए। इसको हम काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी बोलते हैं। किसी भी नई थेरेपी जब भी कोई आती है उसका अपना एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है, तो कार टी सेल थेरेपी भी अभी उसी स्टेज से गुजर रही है। हमारे देश में भी पिछले साल से ये थेरेपी अवेलेबल है, बट अनफॉर्चुनेटली बच्चों के लिए लेस देन 15 ईयर्स के लिए ब्लड कैंसर्स के लिए अभी अवेलेबल नहीं है। पर हम लोग एज अ ग्रुप काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस थेरेपी को भी हम अपने बच्चों के लिए ला सकें। ओके, तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि आज के टाइम पे जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारी लाइफस्टाइल में इतने ज़्यादा चेंजेस है, खाना इतना ज़्यादा हमारा खाने का जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है, तो आज के टाइम पे हम अपनी लाइफस्टाइल कैसे रखें ताकि फ्यूचर में या कभी भी हम कैंसर का जो खतरा है वो हमारे शरीर में होने से बचे? तो क्या वो लाइफस्टाइल रख सकते हैं हम अपनी? हम दोनों एज ऑन्कोलॉजिस्ट एक सिंपल सा मैसेज जनता को देना चाहेंगे, क्योंकि कई कैंसर्स में हमें कारण नहीं पता। जैसे डॉक्टर खारिया ने बोला, डेवलपमेंटल फेज से जो कंट्रीज़ गुजर रही हैं या गुजर चुकी हैं उस टाइम में कैंसर ज़्यादा पता लगा है, तो हो सकता है इसका रिलेशन हमारे लाइफस्टाइल से हो, हमारे खान पीन से हो। तो अगर हम हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं, तो हो सकता है हम कैंसर को पे जीत हासिल कर सकें। हमारे पास ट्रीटमेंट उपलब्ध है, हमारे पास बेटर मोडालिटीज़ उपलब्ध हैं किसी को कैंसर हो जाए तो, बट सबसे बेहतर यही है कि हर कैंसर होए ना। सो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन द क्योर। तो अगर हम अपने लाइफस्टाइल को बेटर करें, वैसे ही आज के टाइम में स्ट्रेस बहुत है जीवन में, अपने खान पीन को हम बेटर करें, अपना स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बेटर करें, तो शायद हम काफ़ी बीमारियों से मुक्त हो पाएँ, काफ़ी बीमारियों से जीत पाएँ, और हो सकता है उनमें से कैंसर भी एक बीमारी हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर्स फॉर बीइंग विद अस। आई होप आपको भी ये सेशन
नहीं लगा होगा। ये सेशन बहुत यूज़फुल है और हम उम्मीद करते हैं कि जो व्यूअर्स हैं वो इसको सुन के उनके मन में जो काफ़ी सारे सवाल हैं कैंसर्स को लेके उन सवालों का उनको जवाब मिल पाएगा। और अगर इसके बावजूद भी कुछ परेशानी कभी भी किसी को लगती है तो एक छोटा सा मैसेज ये है कि ब्लड कैंसर स्पेसिफिकली आजकल हम लोगों एज पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट वी कंसिडर इट एज जस्ट लाइक एनी अदर इलनेस। अगर हम इसको अच्छे से समय पे अगर हमें कोई भी ये पेशेंट मिल जाए और हम इसको डिसिप्लिन तरीके से ट्रीट कर पाएँ तो आउटकम्स आर जस्ट फिनोमिनल। सो डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम कहते हैं ना, जस्ट बकल अप योर शूज़ एंड मूव अहेड and we are all there to support these patients. I hope हमारी ऑडियंस को भी ब्लड कैंसर से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज होंगे, जितने सवाल होंगे, उनके जवाब मिल चुके होंगे। सिम्टम्स हो, स्टेजेस हो कैंसर के या फिर उसके इलाज हो। तो एनबीटी के स्वास्थ्य चर्चा को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को अगर आप पसंद करते हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। Thank you. थैंक यू।